हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया बकरी नाटक। इस नाटक की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय भी पढ़ें, इनके द्वारा लिखी गई अन्य कृतियाँ भी पढ़ें और इसके बाद हम लोग चलेंगे बकरी नाटक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और इनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1927 को हुआ था तथा निधन 23 सितंबर 1983 को हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की संक्षिप्त अगर हम जीवनी पढ़ें, थोड़ी सी 2-4 लाइनें हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के चर्चित कवि थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के बनाए जाते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिकौरा गांव में हुआ था। उनके पिता विश्वेश्वर दयाल और माता सौभाग्यवती दोनों अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कुछ समय तक वे स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क की भी नौकरी किए। बाद में दोनों पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली चले आए। वे आकाशवाणी समाचार में भी काम करते रहे। बाद में वे दिनमान पत्रिका के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक बने। सक्सेना जी का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ दिनमान में छपे। जो उनकी कृति है चर्चे और चरखे, वो स्तंभ दिनमान में, जो दिनमान पत्रिका है, तो दिनमान पत्रिका में छपे, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन उनकी वानगी पेश करता है। वे प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। तो ये भी ध्यान रखना कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे वो तीसरे शतक के कवि थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य की भी रचना की। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। तो ये हमने थोड़ी सी उनकी जीवनी पढ़ी थी और अब हम कृतियों पर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो तीसरा शतक के कवि हैं ये। अज्ञे, सच्चिदानंद अज्ञे, इन्होंने लिखी 1959 में। काठ की घंटियाँ 1949 से 1957 में लिखी। बांस का पुल 1957 से 1963, ये लिखने का उनका काल है। एक सूनी नाव 1966 में लिखी गई। हवाएं 1966 में। कुआनो नदी भी इन्होंने लिखी, वो 1973 में। और जंगल का दर्द जो है वो 1976 में। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में। क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं लिखी हैं ये। और कविताएं 1, कविताएं 2, ऐसे करके इन्होंने कविताएं भी लिखी। कोई मेरे साथ चले, मेघ आए और काला कोयल, इस प्रकार इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं। और उपन्यासों की यदि हम बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा छोटा सा उपन्यास है, 1977 में लिखा। सोया हुआ जल, ये भी एक छोटा सा उपन्यास है, ये भी 1977 में इनके द्वारा लिखा गया था। इसके बाद उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सुने चौकटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? उड़े हुए रंग। इसके बाद सच्ची सड़क 1978 में। अंधेरे पर अंधेरा 1980 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ये कुछ उपन्यास प्रकाशित हुए। अगर हम आगे बात करें तो नाटकों की, तो बकरी नाटक जो है इनका, जो 1974 में, इस उपन्यास का लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन हुआ। लड़ाई एक नाटक है 1979 में। अब गरीबी हटाओ 1981 में। और कल भात आएगा तथा हवालात 1979। ठीक है, यह एकांकी नाटक है। M.K. रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा मंचित। रूपमती, बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंचन 1976 में। और हिसाब किताब जैसे इन्होंने नाटक लिखे हैं।
यदि हम आगे बात करें तो इनके कुछ संस्मरण भी हैं, जैसे कुछ रंग कुछ ग्रंथ 1971 में, बाल कविताएं बतूता का जूता 1971 में, और महंगू की टाई ये 1974 में। बाल नाटकों की बात करें तो भौं भौं खों खों 1975 में लिखा गया है, और लाख की नाक ये इन्होंने 1979 में लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम संपादन की बात करें तो शमशेर मलयज के साथ 1971 में, और रूपांबरा सच्चिदानंद अज्ञे जी 1980 में। सहायक संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये प्रकाशन डेट लिखी हुई है 1980। अंधेरों का इतिहास 1981, नेपाली कविताएं 1982, और रक्तबीज जो है 1977 में प्रकाशित हुआ। आगे बात करें अगर हम अन्य, तो दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली, चुटीली मतलब व्यंग्यकार ही है, तो चुटीली शैली का गद्य 1969 से नियमित चल रहा है। और अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं बकरी नाटक के मुख्य बिंदु जो आज हमें पढ़ना है। तो अपने देखिए इसमें एमसीक्यूज तो है नहीं, तो आप बिल्कुल इन पर ध्यान दीजिए। हम आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, वैसे बकरी नाटक यदि पढ़ोगे तो बहुत लंबा है, तो हम इसको बस इतना आपको पढ़ा देते हैं कि जिससे आपके इसके क्वेश्चन बन जाएं और आपको इसका कथासार भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कथन, पहले तो हम इनके कथन सुन लेते हैं। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती है। ये मुख्य बिंदु पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर यह कथन उठा करके पूछा जा सकता है कि यह कथन कहाँ से लिया गया है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बकरी नाटक जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है, जबकि प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है। इंपॉर्टेंट चीज, प्रकाशन के हिसाब से कौन सा नाटक है? दूसरा नाटक है। और अगर हम देखें तो लिखा गया कौन सा है? तो पहला है। ठीक है, प्रकाशन के क्रम में लड़ाई इनका पहला नाटक है। लड़ाई कौन सा है प्रकाशन में? अभी देखिए जो नेट वगैरह पूछता है तो पूछता है प्रकाशन के अनुसार। ठीक है, तो प्रकाशन के अनुसार अगर पूछ रहा है तो लड़ाई इनका सबसे पहला नाटक है और बकरी जो है वो सेकंड है। और अगर लिखने की बात कहें तो बकरी इन्होंने पहले लिख दिया था और लड़ाई इन्होंने बाद में लिखा। ठीक है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974 है। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जननाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में हुआ था। यानी इनका मंचन कब हुआ? तो 1974 में ही इस नाटक का मंचन भी हो गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। मतलब जो 1975 में होना था वो 1974 में ही प्रकाशित हो गया। बकरी नाटक में 2 अंक हैं, ध्यान रखना। बकरी नाटक में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। 3-3 दृश्य का मतलब होता है, आपने नाटकों में देखा होगा, नाटक एकांकी में देखा होगा, दृश्य होते हैं, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, ठीक है, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य। तो इस प्रकार से 3-3 दृश्य दोनों ही अंकों में दिए गए हैं। अगर हम बकरी नाटक की विषय वस्तु की बात करें तो नाटक का प्रकाशन 1974 में हुआ था। इसके 2 अंक हैं, दोनों अंक के 3-3 दृश्य हैं। ठीक है, इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में, कौन सी शैली में इसकी रचना हुई है? तो नौटंकी शैली में ये लिखा गया है। ठीक है, इसमें दोहा, चौबोला, बहरेत बील, कहरबा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो इस नाटक की मतलब ये लिखा कैसे गया है, किस चीज़ के लिए लिखा गया है? तो इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग हैं कि राजनीति किस प्रकार से ये लोग चलाते हैं अपनी, आम आदमी की व्यथा है, मतलब आम आदमी के दुख भी बताए गए हैं, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण भी किया गया है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है, ये भी ध्यान रखना। बकरी जो है वो किसका प्रतीक है? तो आम आदमी का प्रतीक है। गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटिया मेट कर देते हैं या माटी में मिला देते हैं, उसका वर्णन है।
क्या वर्णन है इसमें कि गांधी जी के नाम पर जो बकरी होती है, बकरी को कुछ राजनेता हैं वो यह कह करके ले लेते हैं कि यह गांधी जी की वंशज है, यह गांधी जी की वंशज है। तो देखिए गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हत्या लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटिया मेट कर देते हैं, इसका वर्णन भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बकरी नाटक में क्या वर्णन है, और ऑप्शन में इस तरीके के आपको विकल्प बना करके दिए जा सकते हैं। इस नाटक में राजनीतिक नाटक है। मैं गांधी जी के नाम एवं सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीणों और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम आगे चल के इनके पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाटक के पात्र हैं नट, नटी और भिस्ती। ठीक है, मुख्य पात्र नहीं है ये, मुख्य पात्र हमारा केवल एक है, विपत्ति। इसके बाद अन्य पात्र कौन से हैं? दुर्जन सिंह, करम सिंह, सत्यवीर। अब ये जो दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर हैं, ये तीनों धर्म, शोषण, नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीन पात्र किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो नेतागिरी का, धर्म का, शोषण का। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सिपाही भी है और विपत्ति जो मुख्य पात्र है जिसकी बकरी है। और नवयुवक कौन है? तो कुछ नवयुवक भी हैं उसमें, काका भी हैं, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण, इस तरीके से इनके पात्र हैं। ठीक है, बकरी नाटक की कथा वस्तु यदि हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर अब चल रहा है हमारा भूमिका दृश्य। पहले हम यहाँ पर भूमिका पढ़ लेते हैं, फिर एक एक दृश्य में कौन कौन से कथन इंपॉर्टेंट हैं उन कथनों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम कई बार ऐसी वीडियो देखते हैं तो हमें थोड़ी सी बोरिंग महसूस होती है, तो भाई एकदम आप देखिए बोरिंग महसूस नहीं करें। अगर आपको वास्तविकता में पास करना है यूजीसी नेट तो आपको ये सब वीडियो देखने ही पड़ेंगे। गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इस नाटक की केंद्रीय कथा वस्तु है। इस नाटक में 3 डाकू तथा एक सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने का प्रसंग है। दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं, इसलिए डाकू भी इन्हीं को कहा गया है, ध्यान रखना। गांव की गरीब विपत्ति की बकरी, विपत्ति एक पात्र है, ध्यान रखना। ठीक है, विपत्ति मत पढ़ लेना। तो गांव की गरीब विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। मतलब बताते हैं कि ये गांधी जी के परिवार की बकरी है, गांधी जी की वंशज है, इससे जो मांगोगे, जो मन्नत मांगोगे वो आपकी पूर्ण होगी। तो इस तरीके से वह बकरी को मतलब पूजने के लिए कहते हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। भोली भाली जनता उनके बिछाए माया जाल में फंस कर रह जाती है। नाटक का आरंभ नट नटी के संवाद से होता है। नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीति के दलदल को दिखाया गया है, जिससे आम आदमी छटपटाता हुआ दिखाई देता है। नटी कहती है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से ये पहले वंदना ही हो रही है। ठीक है, तो शुरुआत का संवाद है, वंदना से ही आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद नट कहता है कि 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। तो नट कह रहा है कि 5 देव सम 5 दल, 5 देव जो हैं वो 5 दलों के समान हैं, और लगी ढोंग की रेस, और दौड़ किसकी हो रही है? केवल ढोंग की हो रही है, जिनके कारण हमारा देश भी आज परदेश जैसा लग रहा है। तो यहाँ आध्यात्मिक और भौतिकवादी विचारधारा का अंतर विरोध हो रहा है। इसके बाद नट कहता है, नहीं भवानी, यह तो वंदना मंगलाचरण थी। आम आदमी की हालत को देखते हुए, आम आदमी की ओर से, मतलब आम आदमी को देखते हुए आम आदमी की ओर से ये केवल वंदना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले अंक का पहला दृश्य। ठीक है, तो पहले अंक के पहले दृश्य में क्या दिया गया है ये देखना जरा। एक भिस्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है,
बकरी को क्या पता था मशक बन रहेगी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, मार के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। तो ये अब यहाँ पर गा रहा है, ठीक है, कौन, भिश्ती, मशक लादे हुए यानी कुछ सामान लादे हुए गा रहा है, ठीक है। और अब मशक का मतलब होता है मतलब संकोच, बस ये चीज वो गा रहा है। तो दुर्जन सिंह कहता है, होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं, यह कैसे हो सकता है। दीवान जी तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं फंसे ना कोई फूल। तो कह रहे हैं दुर्जन सिंह के तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं फंसे ना कोई फूल, और कोई फूल फंसता नहीं है। इतने में दुर्जन सिंह सोच रहे हैं कि अगर ये बकरी हमें मिल जाती है तो हम माला माल होंगे। सत्यवीर कहता है हमारी इज्जत होगी, और करमवीर कहता है जनता हमारे इशारे पर नाचेगी। तो ये जो तीनों हैं ये इसमें डाकू की तरह दिखाए गए हैं, और ये राजनेता भी हैं, और साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा किया गया जनता के ऊपर शोषण या राजनीतिक शोषण, धार्मिक शोषण, ये तीनों करते हैं। इसके बाद जो दुर्जन है तो गांधी जी की बकरी है, दुर्जन कह रहा है गांधी जी की बकरी है, कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा, गांधी जी की बकरी देने के संबंध में, मतलब वो गांधी जी की बकरी के संबंध में कहता है कि अगर वो गांधी जी की बकरी हमें मिल जाती है तो वो कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा हमें दिला सकती है। इसके बाद दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, दोनों कह रहे हैं कि हम अगर मानेंगे तो लोग भी मानेंगे कि ये भैया बहुत अच्छी बकरी है, गांधी जी के वंशज है, तो अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। सिपाही कहता है जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, सिपाही भी थोड़ा सा मिला हुआ है, तो वो कह रहा है कि जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि औरत से कि भाई किस तरीके से आपकी ये जो बकरी है वो हमको मिलेगी। तो जमींदार साहब 20 रुपया देते रहन। अब वो औरत कह रही है, जब इन्होंने प्रस्ताव रखा, सिपाही ने तथा इन दुर्जन ने, सत्यवीर ने, कर्मवीर ने प्रस्ताव रखा औरत के पास, तो औरत कह रही है कि जमींदार साहब 20 रुपया देते रहन, मतलब जमींदार साहब भी 20 रुपये हमको दे रहे थे, हम ना ही दिया, यानी कि हम उसको बकरी नहीं दिए। हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हमको और हमारे बच्चों को ये बकरी जान से प्यारी है। हम गरीब आदमी हैं, 2 वक्त का दूध हम इसी से प्राप्त करते हैं। तो वो इस तरीके से अपनी जो बकरी के प्रति ममता है उसको जागृत कर रहा है। इसके बाद सिपाही कहता है ये 55 करोड़ की बकरी है, ये 55 करोड़ की बकरी है। और जो जमींदार थे, जो आपके गांव के जमींदार हैं, उन्होंने केवल 20 रुपये लगाए हैं। ये कितने की बकरी है? ये 55 करोड़ की बकरी है। इसके बाद पूजा गीत होता है, तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरिन माता। अब ये बकरी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक उसी समय गाना भी बना दिया। तो ये पूजा गीत है बकरी का, तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरिन माता। इस तरीके से ये पूजा गीत उनके लिए गाया जाता है। कर्मवीर कहता है लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। इसके बाद और भी कथन देखेंगे दुर्जन सिंह। तो दुर्जन सिंह का कथन रहता है कि ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्यवीर कहता है इसीलिए कह रहा हूँ तू कि यह बकरी है, पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। कर्मवीर कहता है जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, समाज उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। मतलब ये अपनी प्लान बना रहे हैं कि देखो, कोई अगर हम बोलेंगे कि ये गांधी जी की वंशज है तो कोई इतिहास को झुटलाएगा तो वो समाजद्रोही कहलाएगा। तो सत्यवीर कहता है गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है, वह जानती है। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। औरत कहती है हम देश में नहीं रहते हुजूर, हम तो गांव में रहते हैं, हमको क्या पता कि गांधी जी कितने में गुजारा करते थे और कितना क्या करते थे, और देशद्रोही हम थोड़ी ना हो सकते हैं।
सिपाही कहता है हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता के बकरी धारा के अधीन इसको जेल में डाल दूं। सिपाही ये कह रहा है, ठीक है। इसके बाद दुर्जन का कथन है कि यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी। अब ये दुर्जन सिंह कह रहा है, ये दुर्जन सिंह कह रहा है बकरी के बारे में कि अगर हम लोगों ने बकरी ले ली और बता दिया कि ये गांधी जी की वंशज है, और अगर उसका किसी ने मान नहीं किया, मतलब मान सम्मान नहीं किया, उसको पूजा नहीं, ठीक है, तो यदि उसका मान सम्मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी। दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए क्या शांति मिलेगी। इसके बाद तीसरा ग्रामीण वहां पर आता है और कहता है महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। इसके बाद करमवीर का एक कथन है, सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को, अब करमवीर कहता है सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की कैद बमशक्कत। मतलब वहां पर जो करमवीर था, ठीक है, उसने सजा सुनाई कि भैया इसको क्या करो, कैद कर दो, ठीक है। और किस लिए कैद कर दो, क्योंकि इसने संपत्ति हड़पी है। कौन सी संपत्ति, गांधी जी की बकरी, ठीक है। इसके बाद नट गायन होता है, दौलत की है सरकार, ये सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घरबार आपका। दौलत की है सरकार, ये सरकार आपकी कर लेना, ठीक है, सबको उजाड़ चाहिए घरबार आपका। दूसरा दृश्य यहाँ पर चलता है और दूसरे दृश्य में क्या क्या है, तो चौपाल का दृश्य है, शाम का समय है, चिंतामन से बैठे हैं, तभी वहाँ ये एक युवक का प्रवेश होता है। तो ऊपर वाले जो प्रथम अंक का प्रथम दृश्य था उसमें हमने समझा कि किस तरीके से 3 लोग करमवीर हैं, सत्यवीर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सिपाही भी मिला हुआ है, ये लोग उसकी बकरी को हड़पना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरे दृश्य में है कि चौपाल का दृश्य है, शाम का समय है, चिंतामन से बैठे हैं, चिंतामन से, अब चिंता यहाँ मन अलग कर लेना, मतलब चिंता वाला जो मन होता है, ठीक है, तो चिंतामन से बैठे हैं, तभी वहाँ एक युवक का प्रवेश होता है। ग्रामीण औरत कहती है मर्दन के बीच में हम क्या बोलेते, मतलब मर्दों के बीच में हम क्या बोलेंगे। तो युवक कहता ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेहल ले जाएंगे, मतलब आप लोगों को भी जेल में ले जाएंगे। आज बकरी गांधी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग। तो मतलब युवक जो है वो ग्रामीणों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि ये सब झूठ है, ये सब ठगी कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। इसके बाद युवक तो पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है, तो ये उनको अग्रसर कर रहा है, उनको उजाले में ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो अंधविश्वास गांव के लोग मान रहे हैं उसको ये क्या कर रहा है कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब अंधविश्वास छोड़ो, ठीक है। और वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ सहने वाले हैं, आप उनसे ज़्यादा बड़े पापी हैं, ठीक है। और इसके बाद युवक का एक और कथन आता है, मैं आश्रम में आग लगा दूंगा, मैं इस आश्रम में क्या होऊंगा, आग लगा दूंगा अगर इसमें ऐसी ठगी हुई तो। इसके बाद है युवक बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आप सबको सीधे आदमी जानकर ठगी करता है, ठीक है। तो ये युवक यहाँ डैश लगा लेना, युवक ही कह रहा है, युवक का ही कथन है, बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आप सबको सीधे आदमी जानकर ठगी करते हैं। देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही इन लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण कहता है ये गर्म खून है बचवा जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया रहा वह बड़ा ही बन के रहेगा, मतलब जो बड़ा बन के आया है वो बड़ा बन के ही रहेगा। तो ये उन्होंने युवक के ऊपर एक दूसरे ग्रामीण ने व्यंग्य किया है। दूसरे युवक का एक और कथन है कि बरगद बरगद है बेटा, पीपल रेंड रेंड, पेड़ वैसे सब हैं, पेड़ तो सब हैं लेकिन बरगद बरगद है और पीपल पीपल है, ठीक है। ये दूसरा युवक जो है वो पहले युवक के ऊपर व्यंग कस रहा है। युवक कह रहा है कि हमें ना ऊपर जाना है और ना ही नीचे, हमें बराबर में रहना है,
इसके बाद नट गायन होता है। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। तो कह रहा है नट गायन में कि एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। फिर इसके बाद नट कहता है, दूसरा जो उसका कथन है, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ है वो स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से ना कम है देश के फूटे कर्म। कोई किसी से यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर केवल सेवा ही स्वार्थ है, ठीक है, और स्वार्थ ही यहाँ पर परमार्थ है, ऐसा नट कह रहा है नट गायन में, ठीक है। इसके बाद दूसरा दृश्य जो है उसमें युवक ने जो है वो ग्रामीणों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए मना किया है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरा ग्रामीण था उसने बता दिया कि जो बड़े होकर आए हैं वो बड़े ही रहेंगे, पीपल पीपल होता है, बरगद बरगद होता है, ठीक है। इस तरीके से उस युवक की बात को वहाँ पर नकारा गया है। तीसरा दृश्य चलता है और तीसरे दृश्य में दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं। तो भैया अब बकरी के पास जो है वो दान पात्र रख दिया गया है। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं और उसकी पूजा करते हुए गीत गाते हैं। तो ये तीसरे दृश्य में चल रहा है कि भैया बकरी की पूजा होने लगी है। दुर्जन सिंह बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है, इस तरीके से दुर्जन अपने भाषण देते हैं वहाँ पर। सिपाही कहता है तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता नहीं। सिपाही कहता है, सिपाही चूंकि दुर्जन सिंह लोगों से मिला हुआ है तो वो कहता है तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दुर्जन सिंह कहते हैं कि अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया, अब वोटिंग के बारे में बात होने लगी है, यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो खैर, मतलब बोलते हैं ना, तो खैर नहीं, तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते हो, तो ये सारे हथकंडे अपनाओ और सीधे के सीधे करमवीर को वोट दिलाओ। अब ध्यान रखना, यहाँ पर अगर चुनाव लड़ रहा है तो कौन, करमवीर लड़ रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नट गायन होता है, बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर असियाना, पड़ेगा हमको चिल्लाना। तो इस तरीके से ये नट गायन बीच बीच में चल रहा है, ठीक है। दूसरा अंक अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरे अंक का ये पहला दृश्य है। अब दूसरे अंक में क्या होता है कि देखिए 2 साल बाद दूसरा अंक आया। 2 साल बाद स्थान वही, लेकिन समृद्धि का सूचक एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है। वहां पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकालकर दूरदर्शन यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक करके इसमें देखते हैं, मतलब अब वहां पर बकरी जो है वो अंदर है और एक उसमें छेद कर दिया है, उसमें से एक एक करके उस बकरी को ये लोग दर्शन करते हैं। और करमवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। ये अब वहाँ पर अपने अपने भाषण दे रहे हैं। युवक कहता है कि आपके पास हर चीज़ का इलाज है, गरीब और अन्याय का नहीं है बस। अब ये जो युवक है, नव युवक है, ये उस पर व्यंग कसता है करमवीर के, जो कहने वाले होते हैं, जो भाषण देने वाले होते हैं, उन पर व्यंग कस रहा है। करमवीर कहता है नक्सलवादी है क्या बे? तो सिपाही कहता है सर अब मैं DIG हूँ। इसके बाद फिर नट गायन होता है, जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। अब ये जो नट गायन है ये तब हुआ जब ये लोग भाई जीतते हैं लोग। करमवीर जो है वो चुनाव जीत जाता है, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, बकरी को खा जाते हैं, ठीक है। तो नट गायन में यहाँ पर पहले अंक में तो ये कह दिया कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। अब दूसरा दृश्य चल रहा है, एक जुलूस नारे लगाता हुआ आता है। तो युवक कहता है आप लोगों का अज्ञात जेहल ही है, मतलब ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हो
ये आप लोगों का अज्ञातवास हो रहा है, अज्ञात जेल है ये। अब ये सब जीत करके और भी लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। इसके बाद तीसरा दृश्य चलता है, तो तीसरे दृश्य में भोज का दृश्य है। शेरवानी में गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री, यानी जिसको हम अब बोल देते हैं नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, ठीक है, महिला नेता। उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। बाहर पुलिस के 2 आदमी बंदूक लेकर तैनात हैं। दुर्जन सिंह आते हैं। हमने अपने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है। हमने इसमें ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। ये दुर्जन सिंह के क्या है, दुर्जन सिंह के कथन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, और अब तीसरा दृश्य भोज का दृश्य है, ये वाला हो गया है, ये खत्म नहीं होगी ये वाला भी। इसके बाद भिस्ती आता है और भिस्ती कहता है, उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिन अजीज ख्वाब। ठीक है, करमवीर कहता है। अब ये पंक्तियां जो है सीधे सीधे आपके प्रश्नों में आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना, और पूछा जा सकता है ये किस कृति से ली गई हैं। कर्मवीर, यह धरती चारागाह है, जिसकी घास जितनी रौंदो उतना ही पनपता है। ये कर्मवीर के कथन है। कर्मवीर, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू कीजिए इस जनता, इस चारागाह के नाम पर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। युवक कहता है, बहुत हो चुका अब बारी है हमारी, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। जो नव युवक है वो कह रहा है। तो ये कथन आप लोगों को बेस्ट तरीके से याद रखना है कि ये किसने कहे हैं, किस पात्र के द्वारा कहे गए कथन हैं। अब यदि हम इसकी समीक्षा पढ़ें तो इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष में होते हुए भी नाटक में एक समग्र चरित्र अर्जित कर लेती है। यह बकरी दूध देने वाली और घास चरने वाली नहीं है, यह तो धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा देती है। सामान्य बकरी को गांधी का बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं, स्वयं भूखे रहकर देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गांव वाले अज्ञान और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनका शोषण होता है। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ये इस तरीके से उनका शोषण हो रहा था अंधविश्वास में। सर्वेश्वर दयाल जी का यह नाटक वर्तमान का सही दस्तावेज है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनका यह नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में ही किया गया है। मतलब खूब राजनेताओं पर इस पर व्यंग्य होते हैं और साथ ही साथ अंधविश्वास में जो बकरी को भी पूजने लगते हैं, ऐसे अंधविश्वासी लोगों पर ये भी व्यंग्य है कि आप इतने अंधविश्वास में मत पड़ो, आप कभी बकरी को पूजने में लग जा रहे हैं। कोई कह बस दे रहा है कि ये गांधी जी की बकरी है, इससे जो मन्नत मांगोगे वो आपकी पूरी होगी। तो इस तरीके से ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमें बताया है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मतलब खुद नहीं खा रहे हैं, बकरी पर जा करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो हैं आपके इन कथनों से बनेंगे, जो हमने यहाँ पर आप लोगों को कथन पढ़ाए हैं। पात्रों से ही बन सकते हैं, और साथ ही साथ एक आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जो हमारी बकरी थी उस बकरी की कीमत जमींदार ने क्या लगाई थी, और जो कर्मवीर थे इन लोगों ने उस बकरी की कीमत क्या लगाई थी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन। तो जमींदार ने देखिए 20 रुपये बताए थे यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार फिर चलता हूँ वहाँ पर। जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे ना, यानी औरत को जमींदार साहब लोग कितने रुपए देते रहे, 20 रुपये की कहने के लिए कहे कि भैया ये बकरी दे दो, हम 20 रुपये देंगे। लेकिन जो सिपाही है उन लोगों ने, क्योंकि उस पर तो उन लोगों को धर्म की चक्की पीसनी थी, तो धर्म की चक्की से आटा पीसना था भैया किसको, जो कर्मवीर थे, दुर्जन सिंह थे। तो इन लोगों ने उस की जो कीमत है, बकरी की जो कीमत है वो 55 करोड़ की बकरी बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बकरी नाटक हो गया है। और
अगर हमें थोड़ा सा समय मिलता है तो हम इसके एमसीक्यूज भी अभी आपको कराएंगे, और वो एमसीक्यूज सबके मिश्रित होंगे। जितने भी आपके यूजीसी नेट के टॉपिक हैं सभी के मिश्रित आपके एमसीक्यूज लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।